जय गुरु स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अमृता दत्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, योगा संस्थान महाविद्यालय। आज के इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रवाद का इतिहास इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सेमेस्टर 6 CC 13 का पेपर है और इसके बाद की जितने भी वीडियो आएंगी जो राष्ट्रवाद से रिलेट रहेगा उसमें उसके विकास और कारण के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो चलिए हम लोग ये पहले जाने कि राष्ट्रवाद है क्या और राष्ट्रवाद का इतिहास क्या था। तो राष्ट्रवाद लोगों के किसी समूह की उस आस्था का नाम था जिसके तहत वे खुद को साझा इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर एकजुट मानते थे। इन्हीं बंधनों के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि उन्हें आत्मनिर्णय के आधार पर अपने संप्रभु राजनीतिक समुदाय अर्थात राष्ट्र की स्थापना करने का आधार है। हालांकि दुनिया में ऐसा कोई राष्ट्र नहीं है जो इन कसौटियों पर पूरी तरह से फिट नहीं बैठता है या फिट बैठता हो। इसके बावजूद अगर विश्व की एटलस यानी मानचित्र उठाकर देखी जाए तो धरती की एक एक इंच जमीन राष्ट्र की सीमाओं के बीच बटी हुई मिलेगी। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र उस समय तक कल्पनाओं में ही रहता है जब तक उसे एक राष्ट्र राज्य का रूप नहीं दे दिया जाता है। राष्ट्रवाद की परिभाषा और अर्थ को लेकर व्यापक चर्चाएं होती रही हैं। राष्ट्रवाद को सुस्पष्ट और सर्वमान्य परिभाषा करना आसान नहीं है। प्रोफेसर स्नाइडर तो मानते हैं कि इस राष्ट्रवाद को परिभाषित करना अत्यंत कठिन कार्य है, लेकिन फिर भी इस विषय में उन्होंने जो परिभाषा दी है वह राष्ट्रवाद को समझने में उपयोगी है और ये आपको भी जानना चाहिए। उनके मतानुसार इतिहास के एक विशेष चरण पर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक व बौद्धिक कारणों का एक उत्पाद राष्ट्रवाद एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों के समूह की एक मन स्थिति, अनुभव या भावना है जो समान भाषा बोलते हैं, जिनके पास एक ऐसा साहित्य है जिसमें राष्ट्र की अभिलाषाएं अभिव्यक्त हो चुकी हैं, जो समान परंपराओं व समान रीति रिवाजों से संबंध है, जो अपने वीर पुरुषों की पूजा करते हैं और कुछ स्थितियों में समान धर्म वाले हैं। यह एक आधुनिक संकल्पना है जिसका विकास पुनर्जागरण के बाद यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के रूप में हुआ। राष्ट्रवाद का उदय 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में हुआ था, लेकिन अपने केवल 200-250 साल पुराने ज्ञात इतिहास के बाद भी यह विचार बेहद शक्तिशाली और टिकाऊ साबित हुआ है। राष्ट्रवाद के प्रतिपादक जॉन गॉटफ्रेड हर्डर ने, जिन्होंने 18वीं सदी में पहली बार इस शब्द का प्रयोग करके जर्मन राष्ट्रवाद की नींव डाली। उस समय यह सिद्धांत दिया गया कि राष्ट्र केवल समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है, किंतु जब भी इस आधार पर समरूपता स्थापित करने की कोशिश की गई तो तनाव व उग्रता को बल मिला। जब राष्ट्रवाद की सांस्कृतिक अवधारणा को जोर जबरदस्ती से लागू करवाया जाता है तो यह अति राष्ट्रवाद यानी अंध राष्ट्रवाद कहलाता है। इसकी अर्थ यह हुआ कि राष्ट्रवाद जब चरम मूल्य बन जाता है तो सांस्कृतिक विविधता के नष्ट होने का संकट उठ खड़ा होता है। राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर रहने वाले लोगों को अपने अपने राष्ट्र का अस्तित्व स्वाभाविक, प्राचीन, चिरंतर और स्थिर लगता है। इस विचार की ताकत का अंदाजा इस हकीकत से भी लगाया जा सकता है कि इसके आधार पर बने राष्ट्रीय समुदाय वर्गीय, जातिगत और धार्मिक विभाजनों को भी लांघ जाते हैं। राष्ट्रवाद के आधार पर बने कार्यक्रम और राजनीतिक परियोजना के हिसाब से जब किसी राष्ट्र राज्य की स्थापना हो जाती है तो उसकी सीमाओं में रहने वालों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी विभिन्न असमताओं के ऊपर राष्ट्र के प्रति निष्ठा को ही अहमियत देंगे। वे राष्ट्र के कानून का पालन करेंगे और उसकी आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान भी दे देंगे। यहाँ यह स्पष्ट कर देना जरूरी है कि आपस में कई समानताएं होने के बावजूद राष्ट्रवाद और देशभक्ति में अंतर है। राष्ट्रवाद अनिवार्य तौर पर किसी न किसी कार्यक्रम और परियोजना का वाहक होता है, जबकि देशभक्ति की भावना ऐसी किसी शर्त की मोहताज नहीं है।
राष्ट्रीय आलोचकों की कमी नहीं है और न ही उसे खारिज करने वालों के तर्क कम प्रभावशाली हैं। एक महाख्यान के तौर पर राष्ट्रवाद छोटी पहचानों को दबाकर पृष्ठभूमि में ढकेल दिया जाता है। राष्ट्रवाद और आधुनिक राज्य के इतिहास के बीच एक संरचनागत संबंध है। 16वीं और 17वीं सदी के आसपास यूरोप में आधुनिक राज्य का उदय हुआ, जिसने राष्ट्रवाद के उभार एवं सार्वजनिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राज्य का यह रूप अपने पहले के रूपों में भिन्न था। इसकी सत्ता केंद्रीकृत, संप्रभु और अविभाजित था। इसके विपरीत मध्ययुगीन यूरोप में राजसत्ता किसी एक संप्रभु शासक या सरकार के पास रहने के बजाय बटी हुई थी। आधुनिक राज्य ने सत्ता का यह बंटवारा खत्म कर दिया, जिसके आधार पर राष्ट्रवाद का विचार पनप सका। राष्ट्रवाद के सिद्धांत को समझने के लिए उस घटनाक्रम को समझना आवश्यक है जिसने आधुनिक राजसत्ता के जन्म के हालात बनाए। हमें यह जानना चाहिए कि मध्य युग में सम्राटों और राजवंशों का अस्तित्व था, पर उन्हें क्षैतिज रूप से चर्च के साथ और स्तंभीय रूप से सामंतों सूबेदारों के साथ सत्ता में साझेदारी करनी पड़ती थी। चर्च इतना ताकतवर था कि वह हुक्मरानों जितना और कभी कभी उनमें से भी ज्यादा ताकतवर हुआ करता था। 4वीं सदी के रोमन सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म अपना लेने के बाद से चर्च की शक्ति में लगातार बढ़ोतरी होती चली गई थी। राजकीय धर्म हो जाने के कारण ईसाईयत का प्रसार न केवल यूरोप के कोने कोने में हो गया, बल्कि पूर्व में तुर्की और रूस तक फैलता चला गया। 6वीं सदी तक यूरोप में जगह जगह कैथोलिक चर्च और हुक्मरानों के बीच परस्पर व्यापी सत्ता की संरचनाएं विकसित हो गई। राजाओं का दावा यह था कि वे दैवी आदेश से हुकूमत कर रहे हैं और दूसरी तरफ चर्च गैर धार्मिक अर्थों में एक हद तक राजनीतिक बागडोर अपने हाथ में रखता था। चर्च के पास प्रजा पर टैक्स लगाने तक के अधिकार थे। चर्च और राजा के बीच का यह असहज संबंध एक सर्वशक्तिमान किस्म की राजसत्ता के उदय में बाधक था। दूसरी तरफ सम्राट को श्रेणी क्रम के आधार पर संचालित प्रणाली के आधार पर ताकतवर कुलीनों और सामंतों के साथ भी सत्ता में साझेदारी करनी पड़ती थी। राजनीतिक और आर्थिक स्तरों पर काम करने वाली यह जटिल प्रणाली जनसाधारण और मालिक वर्ग को लॉर्ड्स और भूदासों में बांट दिया गया। स्थानीय स्तर पर लॉर्ड अपने जागीरदार पर और जागीरदार अपने अधीनस्थ जागीरदार पर हुक्म चलाया करता था। दरअसल यूरोप की तात्कालीन परिस्थितियां कई कारणों में एक निश्चित भूक्षेत्र और आबादी के दायरे में केंद्रीकृत राजनीतिक समुदाय बनने में रोकती थी। परिवहन और संचार के नेटवर्कों का अभाव भी एक वजह थी, जिसके कारण सत्ता में हिस्सेदारी करना एक मजबूरी थी। लगातार युद्ध, जीत हार और अलग राज्य बना लेने की प्रवृत्तियों के कारण हुकूमतों की सीमाएं लगातार बनती बिगड़ती रहती थी। शाही खानदानों के बीच होने वाली शादियों में पूरे भू क्षेत्र दहेज और तोहफों के तौर पर दे दिए जाते थे, जिससे एक इलाके की जनता रातों रात दूसरे राज्य की प्रजा बन जाती थी। लेकिन इस राजनीतिक परिवर्तन से जनता के रोजमर्रा के जीवन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता था। लोगों की एक इलाके से दूसरे में आवाजाही पर कोई पाबंदी नहीं थी। कोई कहीं भी जाकर काम शुरू कर सकता था, कहीं भी विवाह कर सकता था। राजनीतिक प्रशासन, कानून और संस्कृति इसी तरह से विकेंद्रीकृत ढंग से चलते रहते थे। पूरा यूरोप बोलचाल, रीति रिवाज और आचार व्यवहार में बेहद विविधता पूर्वक था। संस्कृति में कोई समरूपता नहीं थी। इस विकेंद्रीकृत स्थिति में परिवर्तन की शुरुआत इंग्लैंड में ट्यूडर और फ्रांस में बोरबन राजवंशों के सुदृढ़ीकरण से हुई। इन दोनों वंशों ने तिजारती पूंजीपतियों की मदद से अपनी सत्ता मजबूत की। व्यापार से कमाई गई धन दौलत के बदौलत ये राजवंश आमदनी के लिए अपने जागीरदारों पर उतने निर्भर नहीं रह गए।
धीरे धीरे सामंती गवर्नरों से उनकी सत्ता छिनने लगी। सामंतों की जगह तिजारती पूंजीपति आ गए। दूसरी तरफ 15वीं सदी के दौरान चर्च में हुए धार्मिक सुधारों ने कैथोलिक चर्च की ताकत को काफी हद तक घटा दिया। इन दोनों परिवर्तनों ने सम्राटों को पूरे क्षेत्र पर संपूर्ण और प्रत्यक्ष शासन करने का मौका प्रदान किया। भू क्षेत्रीय सीमाओं का अनुपालन होने लगा। धर्म, शिक्षा और भाषा के मामले में जनसाधारण को मानकीकरण या मानकीकरण के दौर पर गुजरना पड़ा। नागरिकों के आवास और यात्रा पर भी नियम कानून आरोपित किए जाने लगे। स्थायी शाही सेनाओं की भर्ती और रख रखाव पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। परिवहन, संचार और शासन की प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ, जिनके कारण नरेशों और सम्राटों को अपने राजनीतिक लक्ष्य प्रभावी ढंग से वेधने में आसानी होने लगी। इस घटनाक्रम के दूरगामी प्रभाव पड़े। एक सर्वसत्तावादी राज्य का उदय हुआ जो संप्रभुता, केंद्रीकृत शासन और स्थिर भू क्षेत्रीय सीमाओं के लक्षणों से संपन्न था। आज के आधुनिक राज्य में भी यही खूबियां हैं। फर्क यह है कि तत्कालीन राज्य पर ऐसे राजा का शासन था जो घमंड से कह सकता था कि मैं ही राज्य हूँ, लेकिन इसी सर्वसत्तावादी चरित्र के भीतर सांस्कृतिक, भाषाई और जातीय समरूपता वाले राष्ट्र की स्थापना की परिस्थितियां मौजूद थी। सामंती वर्ग को प्रतिस्थापित करने वाला वणिक बुर्जुआ, जो बाद में औद्योगिक बुर्जुआ में बदल गया, राजाओं का अहम राजनीतिक सहयोगी बन चुका था। एक आत्मगत अनुभूति के तौर पर राष्ट्रवाद का दर्शन इसी वर्ग के अभिजनों के बीच पनपना शुरू हुआ था, यानी कि पनपना शुरू हुआ था। जल्दी ही यह अभिजन अधिक राजनीतिक अधिकारों और प्रतिनिधित्व के लिए बेचैन होने लगे। पूरे पश्चिमी यूरोप में विधानसभाओं और संसदों में इनका बोलबाला स्थापित हो गया। साथ में इसका नतीजा यूरोपीय आधुनिकता की शुरुआत में राजशाही संसद के बीच टकराव की घटनाओं में मिलता रहा। 1688 में इंग्लैंड में हुई ग्लोरियस रेवोल्यूशन इसका सबसे बड़ा प्रमाण था। इस द्वंद्व में, यानी कि इस युद्ध में, पूंजीपति वर्ग के लिए लैटिन भाषा का शब्द नेशियो महत्वपूर्ण बन गया। इसका मतलब था जन्म या उद्गम या मूल। इसी से नेशन बना। 18वीं सदी में जब सामंतवाद चारों तरफ पतनोन्मुख था, यानी पतन के कागार में था या पतन के साथ साथ चल रहा था उसकी स्थिति, तो यूरोप औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। पूंजीपति वर्ग के विभिन्न हिस्से राष्ट्रवाद की विचारधारा के तल एकताबद्ध हुए। उन्होंने खुद को एक समरूप और घनिष्ठ एकता में बंधे राजनीतिक समुदाय के प्रतिनिधियों के तौर पर देखा। नेशन की इस भावना पर प्राचीनता आरोपित करने का कार्यभार जर्मन रोमानी राष्ट्रवाद के हाथों पूरा हुआ। खुद को नेशन कह कर यह वर्ग आधुनिक राज्य से राजनीतिक सौदेबाजी कर सकता था। दूसरी तरफ इस वर्ग से बाहर का साधारण जनता ने राष्ट्रवाद के विचार का इस्तेमाल राजसत्ता के अत्यायी चरित्र के खिलाफ खुद को एकजुट करने में लगा दिया। कहना न होगा कि हुक्मरानों के खिलाफ जन विद्रोह का इतिहास बहुत पुराना था, पर 18वीं और 19वीं सदी के यूरोप में यह गोलबंदी राष्ट्रवाद के झंडे तले हो गई थी। इनका नेतृत्व अभिजनों के हाथ में रहता था और लोकप्रिय तत्व घटनाक्रम में ज्वार भाटे का काम करते थे। किसी भी स्थानीय विद्रोह का लाभ उठाकर पूंजीपति वर्ग राजशाही के खिलाफ संपूर्ण राष्ट्रवादी आंदोलन की शुरुआत कर देता था। यह इतिहास बताता है कि पाक आधुनिक यूरोपीय राज्य की विकेंद्रीकृत सत्ता किस प्रकार सर्वसत्तावादी राज्य में बदली। फिर वह राज्य धीरे धीरे राष्ट्रवादी आंदोलनों के दबाव में सीमित किस्म के संवैधानिक राज्य में विकसित हुआ। 19वीं सदी के आखिर तक राष्ट्रवाद पूंजीपति वर्ग के लिए एक साथ में आम जनता के लिए भी राजनीतिक अधिकारों हेतु गुलबंदी का बहुत बड़ा कारण बन गया। यह मानना गलत होगा कि राष्ट्रवाद का विचार पूरे यूरोप में एक ही तरह से फैला।
फ्रांस में इसकी अभिव्यक्ति हिंसक जन भागीदारी से हुई, जबकि इंग्लैंड में इसने स्वयं को अपेक्षाकृत शांतिपूर्वक संसदीय ढंग से व्यक्त किया। जो साम्राज्य बहुजातीय और बहुभाषी थी, वे पहले बहुराष्ट्रीय राज्य बने और बाद में कई हिस्सों में टूट गए। जनता को ऐसा इसलिए करना पड़ा कि पूंजीपति वर्ग के समर्थन से वंचित होती जा रही थी। राजशाहियां अधिकाधिक निरंकुश और अत्याचारी होने लगी थी। जनता बार बार मजबूरन सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर थी, जिसका नतीजा फ्रांसीसी क्रांति जैसे योग प्रवर्तक घटनाओं में निकला। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रवाद ने कुछ बहुभाषी और बहुजातीय राज्यों को एकजुट रखने का तर्क भी प्रदान किया। राष्ट्रवादी विचार जैसे जैसे यूरोपीय जमीन से आगे बढ़कर एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में पहुंचा, उसकी यूरोप में भिन्न किस्में विकसित होने लगी। इन क्षेत्रों में उपनिवेशवाद और विरोधी मुक्ति संघर्षों को राष्ट्रवादी भावनाओं ने जीत के मुकाम तक पहुंचाया। परिणाम स्वरूप औपनिवेशीकरण और राष्ट्रवाद का अनूठा संश्रय बना। इस वीडियो से हमें ये जानकारी मिलती है कि राष्ट्रवाद जो पूरे विश्व में फैली, उसका नींव क्या था, उसकी रूपरेखा क्या थी और राष्ट्रवाद पनपने का उद्देश्य क्या था। नेक्स्ट वीडियो में आप राष्ट्रवाद के विकास और उदय और उसके कारण के बारे में जानकारी अर्जित करेंगे।